दोस्तों कुछ टाइम पहले न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने टोबैको इंडस्ट्री पे वर्ल्ड का टफेस्ट क्रैकडाउन करते हुए ऐसे लॉस को इंट्रोड्यूस करने का प्लान्स अनवील किए जिसके तहत वहां की यंग पॉपुलेशन अपने लाइफ टाइम में कभी भी सिगरेट्स बाई नहीं कर पाएंगी। 2027 के बाद वो लोग जिनकी एज 14 या इससे कम रहेगी उन्हें पूरे देश में सिगरेट्स परचेज करने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा टोबैको सेल कर रहे रिटेलर्स और निकोटीन कंटेंट सारे प्रोडक्ट्स को भी कर्ब किया जाएगा। दोस्तों जहां एक और हेल्थ एक्टिविस्ट ने इस मूवमेंट की तारीफ की है, वहीं कई अन्य ग्रुप इस तरह के ब्लैंकेट बैन से ब्लैक मार्केटिंग के बढ़ने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसे इंडिविजुअल की लिबर्टी के अगेंस्ट गवर्नमेंट इंट्रूजन बता रहे हैं, जहां गवर्नमेंट लोगों के पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर कर रही है। करंटली न्यूजीलैंड की 11.6% आबादी स्मोक करती है और ये आंकड़ा इंडिजिनस माओरी पॉपुलेशन में 29% तक दिखता है। दोस्तों इस न्यूज़ ने दुनिया भर में टोबैको के यूज़, टोबैको लेड इकोनॉमी और इसके इम्पैक्ट को लेकर वापस से चर्चा शुरू कर दी है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भी इन्हीं सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से आज हम टोबैको की हिस्ट्री, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड और टोबैको बैन जैसे टॉपिक्स पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इंडिया में टोबैको के यूज़ और इम्पैक्ट पे भी नज़र डालेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों प्लांट जेनेटिसिस्ट के अनुसार टोबैको का ओरिजिन पेरुवियन या इक्वेडोरियन एंड्स में 5000 से 3000 बीसी के बीच बताया जाता है और उसी समय से इंडिजिनस पॉपुलेशन द्वारा इसे यूज किया जा रहा है। टोबैको की नार्कोटिक क्वालिटी क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा 1942 में उनके अमेरिकन वॉयेज के दौरान डिस्कवर की गई। टोबैगो आइलैंड से कोलंबस और उनके लोगों ने पाया कि यहाँ के नेटिव्स एक पावर्ड ड्राई लीफ को या स्निफ कर या फिर रोल बनाकर स्मोक करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। कोलंबस ने इस प्लांट के कुछ सूखे पत्ते और वीड्स को अपने साथ यूरोप ले जाने का फैसला किया और इस तरह यूरोप में टोबैको का आगमन हुआ। दोस्तों अमेरिका में यूरोपियंस के आने के बाद टोबैको एक ट्रेड आइटम की तरह पॉपुलर हुआ। समय के साथ टोबैको की पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ी कि जेम्स टाउन की इंग्लिश कॉलोनी में इसे करेंसी की तरह भी यूज किया जाने लगा। कहा जाता है कि टोबैको एक्सपर्ट के कारण ही वर्जीनिया बर्बाद होने से बची रही। टोबैको के पॉपुलर होने के पीछे उससे जुड़े कई मिथ भी हेल्पफुल रहे। मशहूर एस्ट्रोनॉमर थॉमस हैरियट ने 1585 में ये स्टेट किया कि टोबैको यूज करने से पूरी बॉडी के पोर्स और पैसेजेस खुल जाते हैं, जिस कारण अमेरिका के नेटिव्स की हेल्थ इंग्लैंड वासियों से ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। ऐसी और कई मिथ्स के कारण 1700 तक टोबैको प्रोडक्शन यूरोप में एक मेजर इंडस्ट्री की तरह बनकर उभरी। दोस्तों इंडिया में टोबैको कल्टीवेशन पोर्टुगीज द्वारा 1605 में शुरू किया गया था। इनिशियली इसे गुजरात के कायरा और महसाना डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रो किया जाने लगा, जहां से ये देश के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड हुआ। इंडियन टोबैको को फर्दर इंप्रूव करने के लिए 1787 में कैलकाटा बोटेनिकल गार्डन्स को होवरा में स्टैब्लिश किया गया। वर्जीनिया टोबैको का कमर्शियल कल्टीवेशन इंडिया के ब्लैक सॉइल रीजन्स में 1920 से शुरू किया गया और 1930 आते आते इंडिया में प्रोडक्शन इतना बढ़ चुका था कि इंडिया वर्ल्ड के टोबैको मैप में पॉइंट आउट किया जाने लगा। 1947 में गवर्नमेंट ने ICTC मद्रास के अंडर CTRI या सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का गठन किया, जिसके फाउंडेशन को 1965 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने टेक ओवर किया। दोस्तों CTRI राजामुंद्री आज अपने 6 रीजनल रिसर्च स्टेशंस के साथ इंडिया में ग्रो किए जाने वाले वेरियस टोबैको पर रिसर्च करती है। दोस्तों टोबैको के वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी के साथ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बढ़ता चला गया। चाइना को एक्सक्लूड करने के बाद भी 2010 में ग्लोबल टोबैको मार्केट लगभग 760 बिलियन US का था। 2013 से 14 के दौरान केवल टोबैको टैक्सेस से लगभग $269 बिलियन के रेवेन्यूज ऑल ओवर वर्ल्ड जनरेट किए गए। यदि चाइना की बात की जाए तो केवल 2016 के बीच चाइना ने सिगरेट रेवेन्यूज से 842 बिलियन युआन जनरेट किए थे। इंडिया में टोबैको की मदद से जनरेट होने वाला एम्प्लॉयमेंट, इनकम और गवर्नमेंट रेवेन्यू लगभग 20 बिलियन इंडियन रुपीस हुआ करता है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि केवल US में टोबैको इंडस्ट्री 121 बिलियन डॉलर्स की है। वर्ल्ड के आज 1.22 बिलियन स्मोकर्स में से लगभग 1 बिलियन डेवलपिंग और ट्रांजिशनल इकोनॉमीज में रहते हैं। जहां एक और समय के साथ डेवलप्ड कंट्रीज में स्मोकिंग रेट कम होती दिखी है, वहीं डेवलपिंग कंट्रीज में ये बढ़ी है। डेवलपिंग कंट्रीज के 1/5 से लेकर 2/3 मैन पॉपुलेशन आज स्मोक करती है।
इसे इन आंकड़ों से और बेहतर समझा जा सकता है। इंडोनेशिया के लोवेस्ट इनकम ग्रुप्स अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 15% केवल टोबैको पे स्पेंड करते हैं। इजिप्ट के लो इनकम हाउस होल्ड का 10% से ज़्यादा टोबैको पे स्पेंड किया जाता है। मेक्सिको के पूरेस्ट हाउस होल्ड अपनी इनकम का 11% टोबैको पे स्पेंड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में भी यदि देखें तो केवल चाइना में 20 मिलियन रूरल हाउस होल्ड्स टोबैको प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, ये तो टोबैको, शुगर केन या दूसरे प्रोडक्ट्स इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा मार्केट प्राइस सेट किए जाने से फार्मर्स के लिए मार्केट रिस्क कम हो जाता है और वो टोबैको प्रोडक्शन की तरफ आकर्षित होते हैं। इंडिया में टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है। हमारे देश में 96,865 रजिस्टर्ड टोबैको फार्मर्स हैं और एक अच्छी खासी जनता रजिस्टर्ड नहीं है। 2010 में 3,120 टोबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट कर रही थीं। 1947 से गवर्नमेंट ने टोबैको इंडस्ट्री की ग्रोथ को सपोर्ट किया है और आज इंडिया में 7 टोबैको रिसर्च सेंटर्स हैं। इंडिया ने केवल 2020 में टोबैको रेवेन्यू से 370 बिलियन रुपीस जनरेट किए थे। दोस्तों, टोबैको के हार्म्स उसके जलने के बाद जनरेट होने वाले टॉक्सिक केमिकल्स के कारण होता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड और कैर्सिनोजन शामिल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टोबैको के कारण इस दुनिया में सबसे अधिक प्रिवेंटेबल डेथ्स होती हैं, यानी वो मौतें जिनको रोका जा सकता है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक केवल 2004 में 5.4 मिलियन लोगों की जानें गई थीं। यदि 20वीं सेंचुरी की बात करें तो टोबैको ने 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जानें ली थीं। टोबैको कल्टीवेशन को देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रति 10 एकड़ में प्रोड्यूस किए गए टोबैको से हर साल 30 लोगों की जान जाती है। टोबैको स्मोक इनहेल करने से हार्ट डिजीजेस, अटैक्स, स्ट्रोक्स और कैंसर जैसी बीमारी होती हैं। इसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोकिंग, यानी वो लोग जो खुद टोबैको स्मोक तो नहीं करते लेकिन टोबैको स्मोक करने वाले लोगों द्वारा एक्सहेल किए गए स्मोक को इनहेल करते हैं, उन्हें भी कैंसर का खतरा होता है। केवल यूएस में हर साल 3000 अडल्ट्स इसी सेकेंड हैंड स्मोक के कारण लंग कैंसर से अपनी जान गंवा देते हैं। हर साल लगभग 46,000 लोग सेकेंड हैंड स्मोक के कारण हुए हार्ट डिजीज से मौत का शिकार बनते हैं। बच्चों में पैसिव स्मोकिंग के कारण ज़्यादा डिसीज देखने को मिलती है। पैसिव स्मोकिंग के कारण केवल यूएस में हर साल 24,500 बच्चे लो बर्थ वेट विटनेस करते हैं। इसके अलावा यूएस में पैसिव स्मोकिंग के कारण 71,900 प्री टर्म बर्थ, 2,02,300 अस्थमा केसेस देखे जाते हैं। एक मेडिकल स्टडी के अनुसार टोबैको द्वारा किए जाने वाला हार्म कोकीन से केवल 3% कम है। यह हार्म एम्फेथामाइन से 13% ज़्यादा है और इसे वर्ल्ड के मोस्ट हार्मफुल ड्रग्स में 6th रैंक दी गई है। दोस्तों, इन हार्म्स में निकोटीन के अलावा टोबैको में पोलोनियम 210 जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ट्रेस मिलना खतरा बताया गया है, जिससे स्मोकिंग और ब्रोंकियल कैंसर के बीच रिश्ता जोड़ा गया है। दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे पहला स्मोकिंग बैन 1575 में रोमन कैथोलिक चर्च में देखा गया, जिसने मेक्सिको की किसी भी चर्च में टोबैको के यूज को बैन किया। 1519 में पोप अर्बन 7 और 1624 में पोप अर्बन 8 ने भी सिमिलर रेस्ट्रिक्शंस प्लेस किए। 1604 में ब्रिटेन के किंग जेम्स 6 ने एक एंटी स्मोकिंग ट्रीटीज अ काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको पब्लिश की, जिससे टोबैको पे टैक्स बढ़ाया गया। इन डेवलपमेंट्स के बीच रशिया ने भी 1627 में अगले 70 सालों तक टोबैको पे बैन लगाए रखा। ओटोमन सुल्तान मुराद IV ने भी 1633 में अपने पूरे एम्पायर में टोबैको यूज पर बैन इम्पोज कर दिया। आगे चलकर बेवेरिया, कुर्साचसेन और ऑस्ट्रिया में लेट 17वीं सेंचुरी में ऐसे बैन्स देखे गए। 1848 के रिवॉल्यूशन के पहले बर्लिन, कॉनिक्सबर्ग और स्टेटिन में स्मोकिंग पे बैन लग चुका था। दोस्तों, स्मोकिंग को बैन करने का पहला मॉडर्न एफर्ट हमें नाजी जर्मनी में देखने को मिलता है, जहां हर यूनिवर्सिटी, पोस्ट ऑफिस, मिलिट्री हॉस्पिटल और नाजी पार्टी ऑफिस में स्मोकिंग को बैन किया गया। एडोल्फ हिटलर ने 1941 में कार्ल एस्टल्स इंस्टीट्यूट फॉर टोबैको हजार्ड्स रिसर्च की स्थापना की और 1945 में नाजीज के फॉल तक एंटी टोबैको कैंपेन जारी रखा। यूएस में टोबैको रेस्ट्रिक्शंस 1975 से देखने को मिले, जब मिनेसोटा स्टेट के मिनेसोटा क्लीन इंडोर एयर एक्ट के तहत पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया। 1919 में कैलिफोर्निया की सैन लुइस ओबिस्पो सिटी दुनिया की पहली सिटी बनी जिसमें बार्स और रेस्टोरेंट में इंडोर स्मोकिंग को बैन किया गया। 2009 तक आते आते यूएस के 37 स्टेट्स में किसी न किसी तरह के स्मोकिंग बैन
इनाक्ट कर दिए गए थे। दोस्तों यदि इंडिया की बात की जाए तो 12 जुलाई 1999 के दिन केरला हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने पब्लिक स्मोकिंग बैन की। आर्टिकल 21 के तहत इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए डॉक्टर जस्टिस के नारायण क्रूप द्वारा हेडेड बेंच ने टोबैको स्मोकिंग को पब्लिक न्यूसेंस माना। 2003 में इंडिया ने लॉ इंट्रोड्यूस करते हुए सभी पब्लिक प्लेसेस जैसे रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और स्कूल्स में स्मोकिंग को बैन किया। इसके अलावा सिगरेट्स और दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट पे भी रोक लगाई गई। दोस्तों 2010 में नेपाल ने एक नई एंटी स्मोकिंग बिल इनाक्ट की जिससे सारे पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैन लगाया। वेनेजुएला ने भी 2011 में रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हुए इनक्लोज्ड पब्लिक और कमर्शियल प्लेसेस पे स्मोकिंग पे बैन लगाया। दोस्तों प्रूव्ड हार्म और इन सारे एफर्ट्स के बावजूद आज दुनिया भर में टोबैको को लेकर गवर्नमेंट्स की अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों हैं? क्या केवल टैक्सेस, रेवेन्यूज और एम्प्लॉयमेंट के कारण गवर्नमेंट आज टोबैको को टॉलरेट करने पर मजबूर है, या कोई बिहाइंड द पिक्चर खड़ा एक प्लेयर है जो गवर्नमेंट एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है? आइए समझते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों कई रिसर्च इस बात के सबूत देते हैं कि टोबैको कंपनीज पॉलिटिक्स में एक ग्रेटर रोल प्ले करती हैं। 1990 में टोबैको लॉबीज ने $70 मिलियन से ज़्यादा यूएस की पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट किया था। 2017 में भी टोबैको लॉबीज ने यूएस के रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को $21.8 मिलियन कंट्रीब्यूट किए थे। 2006 में कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी टोबैको कंपनीज एंटी स्मोकिंग एडवर्टीजमेंट्स रन करने में रिलेक्टेंट रही, जिसके लिए उन्हें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता गया। दोस्तों टोबैको इंडस्ट्री के कई टैक्टिक्स में से एक ये सबसे इफेक्टिव है, जिसके तहत वो पॉलिसी मेकर्स को ऐसे लॉज और रेगुलेशंस बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे टोबैको इंडस्ट्री की प्रॉफिट ग्रोथ कर सके। कभी कभी इसके लिए टोबैको इंडस्ट्री डायरेक्ट लेजिस्लेटिव मेंबर्स को डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करती है और कभी उनकी पार्टी को। अपने लॉबिंग एफर्ट्स को असिस्ट करने के लिए टोबैको कंपनीज कई बार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एंगेज होती हैं, जिससे पब्लिक को यूं कन्विंस किया जा सके कि इंडस्ट्री खुद को रिफॉर्म कर चुकी है। दोस्तों इवन कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी टोबैको इंडस्ट्री लॉबिंग ने स्लो डाउन होने से इनकार नहीं किया। इवन कुछ कंपनीज ने उन रूल्स का अपोज किया जिन्हें पैंडेमिक से फाइट करने के लिए सेट किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे हम बांग्लादेश को देख सकते हैं। कोविड-19 के बर्डन को कम करने के लिए बांग्लादेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से टोबैको प्रोडक्ट्स पे टेम्परेरी बैन लगाने को कहा। इसके अलावा टोबैको कंपनीज को दिए गए स्पेशल परमिशन के सस्पेंशन की भी रिक्वेस्ट की गई। इनिशियली मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज इस रिक्वेस्ट के लिए फेवरेबल थी, लेकिन टोबैको कंपनीज द्वारा सक्सेसफुल लॉबिंग के कारण मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने ये बैन लगाने से इनकार कर दिया और टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स कंटिन्यूड रही। दोस्तों रशिया में भी वायरस के स्प्रेड को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने सिगरेट जैसे नॉन एसेंशियल गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी। इसका मतलब था कि रशिया में ऑपरेट करने वाली सारी टोबैको कंपनीज को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। इस बैन के अगेंस्ट एक्ट करते हुए काउंसिल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोबैको इंडस्ट्री ने रशियन पीएम मिखाइल मुशीतिन को अर्ज किया कि वो सिगरेट को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सोप जैसे नेसेसरी गुड्स में शामिल करे। ये लॉबिंग सक्सेसफुल रही और सिगरेट को एसेंशियल गुड्स में शामिल कर लिया गया। दोस्तों सितंबर 2019 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ई सिगरेट्स बैन किया जाना एक सिमिलर स्टेप था। इस बैन के साथ ही आईटीसी लिमिटेड, वीएसटी इंडस्ट्रीज और गोल्डन टोबैको के शेयर्स में भारी बढ़त देखी गई। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आईटीसी जैसी लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एलआईसी जैसी कंपनीज के 16% से ज़्यादा के स्टेक्स हैं। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस ने भी 4.36% स्टेक्स ले रखे हैं। गवर्नमेंट ने वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टोबैको कंपनी है, उसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के थ्रू स्टेक्स हासिल किए हैं। इन स्टेक्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट द्वारा ई सिगरेट्स, जिन्हें टोबैको सिगरेट के कंपेयर्ड लेस हार्मफुल माना जाता है, उन पे बैन लगाना टोबैको लॉबी द्वारा डायरेक्टेड मूव बताया गया। दोस्तों टोबैको इंडस्ट्री आज दुनिया की उन चुनिंदा इंडस्ट्रीज में से है जो गवर्नमेंट के लिए डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है। सिन गुड्स में कैटेगरीज होने के बाद जहां एक और इन आइटम्स के कंजम्पशन पे टैक्स लगाकर गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज जनरेट करती है, वहीं इनके कंजम्पशन से होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ पे एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि यदि गवर्नमेंट टोबैको जनरेटेड रेवेन्यूज को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए तो इन द लॉन्ग रन
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में घटते हुए एक्सपेंडिचर से इसे बैलेंस कर पाना मुमकिन होगा। इसके अलावा टोबैको के मेडिसिनल यूज़ को एक्सप्लोर कर वो फार्मर्स जो आज टोबैको फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं उनकी इनकम भी गारंटी की जा सकती है। न्यूजीलैंड आज एक बड़े रूप में टोबैको बैन की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, लेकिन इस बैन से टोबैको कंजम्पशन कम होता है या उसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है, ये समय के साथ ही पता चलेगा। हमारे देश में इस टॉपिक पे गवर्नमेंट के एंड से कोई चर्चा शुरू नहीं की गई है। हाँ, ड्रग अब्यूज़ के विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में चार्जेस लाने पर चर्चा होती रहती है ताकि मैरिजुआना, नार्कोटिक्स और दूसरे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के स्मॉल क्वांटिटी के कंजम्पशन को डीक्रिमिनलाइज किया जा सके। दोस्तों, यदि आप मैरिजुआना के ऊपर भी इसी तरह की केस स्टडी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।